हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में देखो, वैसे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ पर जो मेनली हमारा फोकस रहेगा वो अभी टास्क वर्क और यहाँ पर मैं टर्नआउट टेबल अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, है ना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स जरूर हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना जनरली, तो देखो इनको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर डाल भी रखा है, नाम सोलिंग नाम है इसका, है ना, सोलिंग। अब जनरली अगर मैं बात करूँ तो सोल हमने यहाँ पर जूतों में देखी होती है, शू सोल हमने यहाँ पर जनरली देखी होती है। यानी कि जूते हैं हमारे, तो जूतों के अंदर सोल लगी रहती है ना, हम पूरे के पूरे हैं, ठीक है। हमारे जूतों में, पैरों के यहाँ पर हमारे पास सोल लगी हुई है। सेम तरीके से काम हमारा होता है स्ट्रक्चर के अंदर से। स्ट्रक्चर का बॉटम मोस्ट पार्ट, देखो हमारे बॉटम मोस्ट पार्ट के अंदर जूते हैं, जूतों के अंदर सोल लगी हुई है। सेम तरह से स्ट्रक्चर का बॉटम मोस्ट पार्ट है आपका फाउंडेशन, और फाउंडेशन के अंदर आप यहां पर सोलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, देखो ये सोलिंग देखो करते हुए दिख रही है आप लोगों को, बिल्कुल सर। तो देखो यहां क्या करते हैं सर, फाउंडेशन के अंदर कब करते हैं, सबसे मेन चीज कब करते हैं ना, तो यहां पर रीजन लिखते हैं ना कि सर रीजन लिखते हैं यहां पर। सबसे पहली चीज सर, सोलिंग जो है आपके पास किया जाएगा कहां पर, यहां पर मैं लिख दूंगा आप लोगों से सबसे पहले कि सर जिस जगह पे आपके पास बियरिंग कैपेसिटी, जिस जगह पे आपको पास बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल लो रहेगी ना। रीजन बता रहा हूं, रीजन करते क्यों, रीजन कि सर अगर यदि आपकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल लो है, या फिर आप लिख के कह दो कि सर जो है सोइल इज ऑफ लो स्ट्रेंथ, है ना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वर्ड आपको दे दे, सोइल इज ऑफ लो स्ट्रेंथ लिखा दे दे, या फिर आपसे कहते हैं कि सर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज द वेरी लो। तो सर इस केस में हम क्या करते हैं, देन इस केस में हम क्या करते हैं, वन लेयर ऑफ ब्रिक और स्टोन इज अप्लाइड। अब जो ये अप्लाई, देखो क्या करते हैं फिर हम एक लेयर या तो ब्रिक की या स्टोन की, या तो यहां पर देखो स्टोन भी बिछा सकते हैं। स्टोन अगर जनरली बात करूं तो ग्रेनाइट आपका काम में ले, ग्रेनाइट काम में ले लेते हैं आप लोग बासाल्ट आप यहां पर जनरली यहां पर काम में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर कह दूं अप्लाइड बिलो फाउंडेशन कंक्रीट, ठीक है। तो फाउंडेशन कंक्रीट के जस्ट नीचे आपके पास कौन सी रहेगी, ये रहेगी ब्रिक सोलिंग करके देंगे। क्यों, सोइल की स्ट्रेंथ लो है, लो स्ट्रेंथ को हाई बनाने के लिए, थोड़ा सा बेस की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर देते हैं, यहां पर इस तरह से यहां पर अप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा, बिल्कुल सर सही है। अब यहां पर जो ब्रिक आपकी यूज आती है, वो ब्रिक यूज आपके पास आती है, वो आती है ट्रेडिशनल साइज की ब्रिक, है ना। तो ट्रेडिशनल ब्रिक जनरली हम यहां पर काउंट करते हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक इज यूज्ड, ठीक है। ट्रेडिशनल ब्रिक हमारे पास काम में आती है। ट्रेडिशनल ब्रिक साइज देखो, दो साइज यहां पर आपको याद रखना है, एक याद रखना है 224 इंटू 114 बाई 70 mm, ठीक है। और सेकेंड साइज आपको याद रखना है, वो रखना है आपको 250 बाई 125 बाई 75 mm, ठीक है। तो ये साइज आपसे ब्रिक सोलिंग के अंदर आपसे ये साइज पूछेगा, है ना, ठीक है। ये साइज आपसे पूछेगा। अब देखो जनरली है ना, यहाँ पर ब्रिक सोलिंग की ही बात करते होते हैं। स्टोन के अंदर तो क्या है, स्टोन आपने बिछा दी डायरेक्टली, लेकिन इस ब्रिक सोलिंग के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफाइड साइज आ जाता है। स्टोन तो किसी भी साइज का आपको मिल जाता है ना, तो स्टोन के अंदर तो कुछ खास सवाल पूछता नहीं है, स्टोन तो किसी भी साइज का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिक के साइजेस फिक्स रहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, सर कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको चाहिए। तो ब्रिक्स जो निकालता है ना हम लोग, इस ट्रेडिशनल साइज में से इस वाली साइज से निकालते हैं आप लोग, ठीक है। किस साइज से निकालेंगे, इस साइज, यहाँ पर बोल दो सर स्टैंडर्ड या नॉमिनल साइज बोल दो इसको, ठीक है। 250 बाई 125 बाई 75 mm के साइज से, है ना। इस साइज से हम यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये ब्रिक सोलिंग आपके पास दो तरह से की जा सकती है सर, दो तरह से, बिल्कुल सर, दो तरह से। देखो सबसे पहली चीज है ब्रिक सोलिंग के अंदर कि सर आप कर दें ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक फ्लीट सोलिंग, और सेकंड है आप लोग कर दें ब्रिक एज सोलिंग, ठीक है। अब सर इसमें डिफरेंस क्या है ना, BFS एंड दिस इज नॉन एज BES, है ना। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, ब्रिक एज सोलिंग क्या होती है, ब्रिक फ्लैट सोलिंग क्या होती है ना। सबसे पहले मैं दोनों बना देता हूं, एक ब्रिक फ्लैट इधर बना देता हूं, ब्रिक एज इधर बना देता हूं, है ना, ठीक है। तो देखो अगर यदि आपने यहां पर ब्रिक यूज किया है ना, तो ब्रिक दो तरह से आप यहां पर यूज कर सकते हैं जनरली। पहली तरह से आपने यहां पर ये ब्रिक यूज की है, ठीक है, ब्रिक यूज की है, ये आपने ब्रिक यूज कर दी। ब्रिक अगर आपने इस तरह से यूज की है, देखो ये जैसा दिख रहा है ना, वो पूरा प्रॉपर का प्रॉपर इसी तरह से आपने ब्रिक भी यूज कर दी,
ठीक है, इसमें क्या है, ये साइज कितना है, ये साइज कितना है, कितना हो जाएगा 250, ठीक है, ये साइज कितना है आपका 125, ये साइज कितना है आपका 75, ठीक है। सेकंड तरह ब्रिक को खड़ी कर दिया हमने, है ना, ऐसी ब्रिक थी अब ऐसे कर दी, ठीक है। अब इसमें सर साइज क्या हो जाएगा, देखो आप साइज क्या है, तो पूरा खेल साइज का ही है ना, ठीक है। तो ये देखो आप, ये कितना है आपका 250 है, ठीक है, ये कितना रहेगा अब आपका 75 और ये कितना रहेगा आपका 125, ठीक है। तो एक बार तो ब्रिक को ऐसे रख के कर लिया, एक बार ऐसे रख के कर लिया। तो ऐसे रख के किया तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ब्रिक एज सोलिंग, ब्रिक एज सोलिंग। इसको अगर ऐसे रख के किया तो इसको क्या बोलूंगा, ब्रिक फ्लेट सोलिंग, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से किया तो ये, इस तरह से किया तो ये, ठीक है। अब देखो नीचे हम फाउंडेशन पे तो लगा रहे हैं, फाउंडेशन की स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन की स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, सोइल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी नहीं थी, सोइल स्ट्रेटा हमको अच्छी जगह पे नहीं मिला है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर सोलिंग करनी पड़ेगी, सोलिंग इज वेरी मस्ट रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। तो सर यहाँ पर अगर यदि मैं आपसे लोगों से डायरेक्टली अगर यदि यहाँ पर बात कर लूँ सर ब्रिक फ्लेट सोलिंग और ब्रिक एज सोलिंग के बारे में, ठीक है। तो सर देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि सर ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक तरह से एक एरिया पे बिछाई है, यहाँ देखो ना आप लोग देखो, यहाँ पर एरिया पे बिछाई है हमने, पर्टिकुलर एरिया के लिए बिछाई है, जिसे यहाँ पर नीचे का फ्लोर बना रहे हो। फ्लोरिंग चलती है किसके अंदर, मीटर स्क्वायर में चलती है आपके पास, बिल्कुल। तो ये जो आपके पास जितनी भी ब्रिक लगने वाली है वो कितने में लगेगी, मीटर क्यूब में लगेगी, मीटर स्क्वायर में लगेगी। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट सोलिंग का कितना होने वाला है, ये भी याद रखो आप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कितना होने वाला है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका कितना होने वाला है, मीटर स्क्वायर होगा कि मीटर क्यूब होगा, तो मीटर स्क्वायर होगा। जितने लोगों को मीटर स्क्वायर यहां पर सोच रखा है वो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है ना। क्यों, क्योंकि सर आपने क्या करना है, आपने बस सिर्फ लेयर तो बिछानी है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लेयर बिछानी है, तो इसका मतलब है सर सीधा का सीधा पूरा मामला आपका किस में चल रहा है, एरिया के टर्म में चल रहा है, एरिया के टर्म में मामला चल रहा है। देखो पूरा पूरा एरिया के टर्म में मामला चल रहा है। और यहां पर देखो ये आपने ईंटें कुछ ऐसे लगा रखी है, अगर ऐसे ईंटें लगा रखी है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ब्रिक फ्लेट बोलूंगा कि ब्रिक एज बोलूंगा, तो इसको बोलूंगा मैं ब्रिक फ्लेट सोलिंग। क्या बोलूंगा, ब्रिक फ्लेट सोलिंग, है ना, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब यहां पर देखूं कि सर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना एरिया आपका यहां पर रहता है जनरली, यहां पर देखो आप, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों से कि सर ब्रिक फ्लेट सोलिंग यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब सर 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितनी नंबर की ईंटें आपको चाहिए अगर आप ब्रिक फ्लेट सोलिंग कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा डायरेक्टली, सीधा ये लिखा आएगा, ऑप्शन लिखे आएंगे, आंसर आपको टिक करना है, आंसर टिक किया तो आपका पूरा पूरा मामला बिल्कुल करेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। अब सर 1 मीटर स्क्वायर तो आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है सर, 1 मीटर स्क्वायर तो आपने यहां लिख दिया, 1 मीटर स्क्वायर में कितनी नंबर ऑफ ईंटें लगेगी। अच्छा बताओ, फ्लेट सोलिंग कर रहे हैं तो फ्लेट सोलिंग में कौन सा एरिया लेंगे बताओ, 75/125 लूं कि 125/250 लूं कि 75/250 लूं, तीनों में से कौन सा एरिया लूं। तो देखो अच्छा, आपने नंबर ऑफ ईंटें कैसे बिछाई, देखो ऊपर से देखो, आप इसको ऊपर से देखने की कोशिश करो, ये आपने फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अंदर आपने ऐसे ईंटें लगा रखी है ना, सीधी 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 ईंटें ऐसे लगा रखी है, ठीक है। तो इसमें एरिया कौन सा काउंट होगा आपका, एरिया काउंट होगा एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ये एरिया काउंट होगा भाई, ऐसे तो रख रखी है ईंटें, ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल सर। तो ये एरिया के अंदर हम यहां पर डिवाइड करने वाले हैं, तो देखो एरिया आपके कौन सा काम में आने वाला है, तो ये आपके पास टोटल कितना, ये 125 है क्या, बिल्कुल सर ये 125, ये 250 है क्या, बिल्कुल सर 125/250 आपका काम में आएगा। मीटर के अंदर चेंज करें तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.25 इंटू 0.125 हो गया, बिल्कुल। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पर मीटर स्क्वायर, तो आपको याद नहीं 32, ये मत भूल जाना गलती से भी, ये आपसे डायरेक्टली आंसर पूछेगा, फिर आप वहां पर निकालने बैठो, नहीं वहां पर निकालने का तो टाइम ही नहीं ना, वहां ऐसे कैलकुलेशन कैसे करोगे आप लोग, आप खुद ही फंस जाओगे, कर लोगे, मैं जानता हूं बहुत होशियार आदमी हो आप, डायरेक्ट 32 याद करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, लिखा आएगा 32 आंसर लगाना, सीधी सी बात, सिंपल, खत्म, क्लियर मामला, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं 4 ब्रिक
एज सोलिंग, है ना, ठीक है। अब ब्रिक एज सोलिंग के अंदर आपके पास ब्रिक काम में आती, कैसी आती है, ऐसे खड़ी हुई ब्रिक काम में आती है, ठीक है। अब ऐसी वाली नहीं आएगी ब्रिक काम में, ऐसे सीधी नहीं रखनी है, अब आपको ऐसे खड़ी रखनी है, ठीक है। तो यहां पर सर ब्रिक एज सोलिंग के अंदर यहां पर वापस से वही निकालते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या दिक्कत है, 1 मीटर स्क्वायर में सर कितनी ईंटें काम है। अब देखो ऊपर से देखो, अब इसको ऊपर से अगर मैं इसको रखूंगा, इसको ऐसे ऊपर से देखूं तो सर ऐसे छोटी छोटी मैंने ईंटें रखी होगी, बहुत छोटी छोटी, है ना, लंबी लंबी खड़ी खड़ी ईंटें रखी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो पूरी की पूरी को इसी से भरूंगा, बिल्कुल सर। तो यहां पर एरिया कौन सा काम आएगा, ऊपर से देखो तो सर एक ये एरिया और एक ये एरिया, ठीक है। तो यानी कि ये तो कितना है आपका 250 है और ये कितना है आपका 75 है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास काम में आने वाला है 0.250 मल्टीप्लाई बाय 0.075, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिए, तो ये आप निकालो, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, जल्दी से निकालो सारे लोग, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना, यही से सवाल पूछेगा आप लोगों से, कहां से पूछेगा, नहीं तो यहां से नहीं पूछेगा। तो 54 आपके पास निकल के आएगी, इसको मत भूल जाना गलती से भी, दिक्कत आ जाएगी आपको। 32 54 32 54 32 54, ठीक है। BFS 32 BS, देखो सीधी सी बात है, एज रखेंगे तो ज्यादा ईंटें लगेगी, सीधी सी बात है। अगर सर ईंटों को ऐसे रखूंगा तो कम ईंटें ही ज्यादा एरिया को कवर कर जाएगी, लेकिन सर ईंटों को ऐसे रखूंगा तो सर ऑब्वियस बात है ज्यादा ईंटें लगेगी। तो 32 54 2 ही तो याद रखने हैं आपको, ठीक है। BFS तो 32, बड़ा है तो 54, ठीक है। 2 चीजें हो गई यार, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से याद कर लिया हमने, है ना। सेकंड अगर यदि यहां पर मैं बात करूं तो देखो एक हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेड मैन, या फिर इसका देखो एक और नाम है डेड मैन, या फिर इसी का नाम है आपका टेलटेल्स, ठीक है। अब देखो दोनों में से किसी भी नाम से पूछे कि सर डेडमैन क्या होता है, टेलटेल क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर डेडमैन क्या होता है, टेलटेल क्या होता है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए ना। तो देखो दोनों कुछ नहीं होते, दोनों सेम होते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि सर आप यहां पर अर्थवर्क को मेजरमेंट करने जा रहे होते हैं, जब भी अर्थवर्क को मेजरमेंट करें, कभी भी कर लो, आपकी इच्छा पड़े जब, है ना। तो सर तब हम गलती क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर यदि हम कह दिया कि सर अगर हमारे पास स्लोपी एरिया है, बहुत ज्यादा स्लोपी एरिया है, तब तो हम यहां पर एवरेज जो हम डेप्थ निकालते हैं ना, वो बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस में हमको 2 जगह हमने मेजरमेंट कर लिया और आपको एवरेज डेप्थ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर स्लोपी एरिया है तो अगर स्लोपी एरिया है, मान लो सर इस तरह से स्लोपी एरिया है आपके पास, है ना, तो आपको एवरेज एक्सकेवेशन के डेप्थ जो है इन दोनों के स्लोप के थ्रू आपको यहां पर डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहां पर क्या कर सकते हो, सर एक बार यहां मेजरमेंट हुआ, एक बार यहां मेजरमेंट हुआ, और यहां पर स्लोप के बारे में आपको हल्का सा भी अंदाजा है, तो उस हिसाब से आप यहां पर एवरेज डेप्थ निकाल लोगे, सर एवरेज डेप्थ ऑफ दिस एक्सकेवेशन विल बी व्हाट, है ना। मान लो इतना एक्सकेवेशन किया आपने, है ना, निकाल लोगे, ये सारा एक्सकेवेट कर दिया था आपने, निकल जाएगा, हाँ। लेकिन पता है दिक्कत कहां आती है, एवरेज अगर बड़ी मामला है ना तो एवरेज निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आपको लगे कि सर पूरा का पूरा ग्राउंड जो है ना फेयरली यूनिफॉर्म है, आपका फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड है आपका, अब आपने यहां से भी कुछ ना कुछ डेप्थ की खुदाई की होगी इस पूरी जगह में, अब आपको क्या पता सर यहां कितने डेप्थ की कितने की, ऊपर से तो सारा प्लेन ही लग रहा है आपको, ऊपर से तो सारा प्लेन ही लग रहा है आपको। फिर अब आप क्या करोगे इस केस में कि सर जब भी फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड मेरा रहेगा, देखो हालांकि देखो अब मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, दोनों चीजें कंफर्म कर रहा हूं, अभी आपको हल्का फुल्का जितना भी पता चला है उतना ठीक है कि सर जब भी आपका फेयरली यूनिफॉर्म, देखो यहां पर यूनिफॉर्म ग्राउंड लग रहा है नहीं लग रहा है, देखो पूरा ग्राउंड यूनिफॉर्म लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है पूरा ग्राउंड यूनिफॉर्म है। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए सर, पूरा ग्राउंड यूनिफॉर्म है, तो इस पूरा ग्राउंड यूनिफॉर्म है तो यहां पर आपको इसकी एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन नहीं निकाल सकते आप, और जब तक एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन नहीं निकलेगी आपको पता कैसे चलेगा किस हिसाब से पेमेंट दोगे आप, नहीं ना। तो इस केस में क्या करते हैं कि सर हर जगह पे कितना एक्सकेवेशन किया इसको निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे से हम यहां पर जगह छोड़ देते हैं, ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी। तो दीज आर नोन एज और डेडमैन या टेलटेल। इनका काम क्या है कि सर यहां से अब आप यहां पर मेजरमेंट कर लो सर कितने डेप्थ की यहां पर है, कितनी डेप्थ की यहां पर, कितनी है, इस हिसाब से आप एवरेज डेप्थ निकाल सकते हैं पूरी की। तो यहां पर लिख देता हूं कि सर डेडमैन के अंदर कि सर व्हेन ग्राउंड इज फेयरली यूनिफॉर्म then deadman shall be left at
suitable interval to determine average depth of excavation। ठीक है, हो गया क्लियर मामला? ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर डेड मैन, या फिर अगर मैं कह दूं आप लोगों से तो टेलटेल्स को आप यहां पर इस तरह को टेलटेल बोल देते हैं आप, है ना। अब देखो ये जो है ना, इनके लिए कोई भी डिडक्शन आपका नहीं करता है। पहली चीज आपको दो चीजें और याद रखनी है कि सर नो डिडक्शन इज मैड, नो डिडक्शन इज मैड, है ना। तो पैसा पूरा ही देना है, इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं होता है आपका। अगर इनको छोड़ा आया है तो ऐसा नहीं है कि सर इतने एक्सकेवेशन का पैसा नहीं दोगे, क्योंकि कारण क्या होता है कि सर एक बार आपने एवरेज डेप्थ निकाल लिया ना इसका, अगर आपने एक बार एवरेज डेप्थ निकाल लिया, एवरेज डेप्थ निकालने के बाद आप इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा के आप यहाँ पर यहाँ की मिट्टी भी हटा के आप इसको यूज कर लेते हैं, इसीलिए डिडक्शन नहीं करते हम लोग। तो काम पूरा ही करने वाले स्टार्टिंग में जब तक मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट करने तक ही हम यहाँ पर इसको रखते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं बनाते हैं। ठीक है, डिडक्शन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये मिट्टी आपकी बाद में काम आने वाली है। मेजरमेंट लेने के बाद इस मिट्टी को आप हटा देंगे और यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो गॉट इट। ठीक है, दिस इज नॉन एज योर डेड मैन और टेलटेल्स। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है रूफिंग, है ना। रूफिंग रहेगा आपका, रूफिंग के बारे में कर लेते हैं। रूफिंग की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी बताएं जरा। सबसे पहली चीज यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी क्या रहेगी? तो रूफिंग की यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी रहती है मीटर स्क्वायर, है ना। तो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं रूफ को, सीधी बात। छत है, छत कैसे बनेगी? मीटर स्क्वायर के अंदर मेजरमेंट करते हैं रूफिंग को, है ना। ठीक है, अगर सर यहां पर मैं कह दूं कि सर रूफिंग के अंदर अगर यदि ऐसा है ना कि सर ओपनिंग छोड़ी हुई है आपने, तो सर उसका पैसा देना है कि नहीं देना, उसके बारे में बताता हूं आप लोगों को। तो यहां पर नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग एरिया अप टू 0.4 मीटर स्क्वायर इन रूफिंग। ठीक है, हो गया। देखो अगर सर आपका 0.4 मीटर स्क्वायर तक के एरिया तक आप यहां पर कोई कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिडक्शन नहीं देंगे। अगर 0.4 मीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर आपने ओपनिंग छोड़ी हुई है रूफ के अंदर, तो इसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके आगे वाले में पैसा आप यहां पर काट सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि सर अगर यदि आपसे पूछ ले कि सर जो आप हनीकॉम वॉल आप यहां पर बना रहे हो ना, ठीक है, हनीकॉम वॉल बना रहे हो या हनीकॉम रूफिंग कर रहे हो आप, है ना। ठीक है, हनीकॉम वॉल ही लिख दो आप। ठीक है, हनीकॉम वॉल के लिए डिडक्शन होगा कि नहीं होगा? इन हनीकॉम वॉल डिडक्शन होगा कि नहीं होगा एरिया ऑफ वॉल के लिए? देखो हनीकॉम वॉल जो लोग भूल गए हैं उन लोगों को वापस याद दिला दूं कि सर ऐसी आपके पास कोई वॉल है, मान लो पूरी की पूरी भरी हुई वॉल है ना। इसमें से क्या कर दिया, इतना एरिया आपने छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, ये एरिया ओपन छोड़ दिया, है ना, ये एरिया ओपन छोड़ दिया, है ना, ये एरिया ओपन छोड़ दिया, ये ओपन एरिया ये आपका। ठीक है, ये पूरी वॉल में से ऐसे ओपन चल रहा है पूरा मामला, है ना। एक के बाद एक ईंट लगी हुई नहीं देखी आपने इस तरह से कि सर हनीकॉम वॉल बना रखी है आपने, पूरे के अंदर छेद ही छेद हो रखे हैं हल्के हल्के। ठीक है, ये ओपन एरिया है ना। तो सर हनीकॉम वॉल के लिए क्या होल्स का डिडक्शन होगा? तो यहां पर हनीकॉम वॉल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, हनीकॉम वॉल के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता, नो डिडक्शन फॉर होल्स। ठीक है, तो होल्स के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता है किसके अंदर? हनीकॉम वॉल के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट था भाई, याद रख लेना है आप लोगों को। हनीकॉम वॉल के बारे में पूछेगा, नो डिडक्शन फॉर होल्स। ठीक है, हाँ ये भी याद रखना हनीकॉम वॉल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है आपका टास्क वर्क, या फिर उसको कह देता हूं मैं आपको टर्न आउट टेबल। ठीक है, टास्क वर्क लिख देते हैं यहाँ पर, टास्क वर्क लिख देता हूं, टास्क वर्क। देखो टास्क वर्क क्या होता है, किसी भी मैसन की, किसी भी मजदूर की एक दिन में सर वो कितना काम करे। अच्छा देखो सीधी सी बात है, मजदूर लिया है, मजदूर से आपको पता भी होना चाहिए कि सर एक मजदूर आएगा, मजदूर काम करेगा, लेकिन सर वो एक दिन में कितना काम करेगा क्या आपको पता है क्या? कि सर वो एक दिन में आएगा तो एक सब पर्टिकुलर इतना आरसीसी का काम कर देगा, इतना कर देगा, इतना नहीं करेगा, है ना। तो पहली चीज तो इसमें दो चीजें हो जाएगी। पहली चीज आप एस्टिमेट बनाओगे, तो एस्टिमेट के अंदर आपको पता तो है मजदूरों को कितने दिन का पैसा देना है, पहली चीज।
दूसरी चीज, मजदूर आया, उसने उतना काम नहीं किया, कभी पैसा उतना ही लेके जाएगा क्या वो? नहीं ना। तो दोनों तरह से आप यहां पर इससे समझने की कोशिश करो, है ना। तो टास्क वर्क में पहली चीज क्या है कि सर कोई भी मजदूर या कोई भी मैसन आता है तो जनरली अगर मैं बात करूं तो वो काम पे आता है तो काम उसका 8 घंटे के आसपास का रहता है ना, 8 आवर्स का काम रहता है, एक दिन में काम करेगा 8 घंटे, है ना। तो 8 घंटे के अंदर एक दिन में सर वो कितना काम कर पा रहा है, उसी को उसका क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर टास्क वर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसी का? उसका टास्क वर्क बोल देते हैं। टास्क वर्क की डेफिनेशन क्लियर है? एक दिन में किया गया मैसन या मजदूर के द्वारा किया गया कार्य हम यहां पर क्या बोल देंगे? उसको टास्क वर्क बोल देंगे, ठीक है। तो एक दिन की आपकी कैपेसिटी है किसकी? किसी पर्टिकुलर मैसन की, ठीक है। लिखूं क्या इसको? तो लिखो कि द कैपेसिटी, पेन चेंज कर लेते हैं, सर द कैपेसिटी ऑफ ए स्किल्ड लेबर फॉर डूइंग the work in form of quantity work in work per day, ठीक है। ऑफ लिखो यार यहां पे, है ना, क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, ठीक है। तो वर्क पर डे के अंदर यानी कितना काम किया पर डे, पर डे के हिसाब से उसे काम करने कैपेसिटी को आप उसका क्या बोल दोगे? टास्क वर्क बोल दोगे, ठीक है। हो गया काम क्लियर है सर मामला, ठीक है। अब सर डिफरेंट टास्क वर्क देख लेते हैं। टास्क वर्क बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, पूछता है डायरेक्टली, सीधे सवालों में आए, एक एक चीज एक एक नंबर की है ना, एक एक चीज एक एक नंबर की है, यहां पर मान के चल लो आप, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं पर्टिकुलर वर्क, इधर लिखता हूं क्वांटिटी ऑफ वर्क पर डे, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला है अगर यदि मान लो आपका ब्रिक वर्क हो रहा है, सबसे पहले मान लो कि सर अगर यदि आप यहां पर ब्रिक वर्क करा रहे हो, ब्रिक वर्क इन मड मोटार, इन मड मोटार फॉर फाउंडेशन और प्लिंथ लेवल। देखो प्लिंथ लेवल बना रहे हो या फिर फाउंडेशन वर्क कर रहे हो, उसके अंदर अगर कोई ब्रिक वर्क हो रहा है, मड मोटार के साथ हो रहा है, पहली चीज तो सर यहां पर जो आपका काम है ना, वो काम कितना होगा तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो तो यहां पर जो आपका काम होना चाहिए कम से कम 1.5 मीटर क्यूब का काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 मीटर क्यूब 1.5 बाय 1.5 बाय 1.5 का इतना काम आपको करके देगा कौन? एक मजदूर, ठीक है। एक मेसन आपको कितना काम करेगा? इतना। मेसन कितना करता है? 8 आवर्स पर डे करता है, ये भी याद रखना, ठीक है। सेकंड है, अच्छा चलो सर ब्रिक वर्क तो हो रहा है ना, ब्रिक वर्क तो हो रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं कह दूं ब्रिक वर्क एंड मड मोटार, मड मोटार एंड सुपर स्ट्रक्चर, देखो फाउंडेशन का तो कह दिया हमने, है ना, सुपर स्ट्रक्चर। सर सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो देखो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर फाउंडेशन का काम कर रहे हैं तो फाउंडेशन का काम एज कंपेयर टू सुपर स्ट्रक्चर के काम से जल्दी होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जनरली यहाँ पर ऑब्जर्व भी की होगी। तो यहाँ पर अगर वो 1.5 मीटर क्यूब का काम कर पा रहा है तो इतना काम यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर में नहीं कर सकता वो, है ना, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर में उसको स्पेशली ध्यान भी देना होता है ना। अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं, अगर आपको फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल पे कोई भी काम करा रहा है तो आपको मड मोटार के साथ ज्यादा काम करके देता है मजदूर, है ना। जबकि यहाँ पर अगर मैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सर यही काम आपको करके देगा कितना? 1.25 मीटर क्यूब, कितना? 1.25 मीटर क्यूब, ठीक है, 1.25 मीटर क्यूब। अगर यदि यहां पर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो यहां पर आप आगे पर मेसन पर डे, यानी कि एक मेसन एक दिन में 1.5 मीटर क्यूब का काम करेगा। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार, है ना, मेसन पर डे के हिसाब से यहां पर मेसन पर डे लिख देना आप, मेसन पर डे से पर मेसन पर डे के हिसाब से आप यहां पर सबके पीछे लगाते चले जाना, है ना, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो आप, थर्ड नंबर है सर ब्रिक वर्क आप कर रहे हो तो मड मोटार के साथ कर रहे हो, ब्रिक वर्क विद लाइम या सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल। तो सर कितना काम होगा बताओ जरा। तो देखो यहां पर देखो, अब देखो सीधी सी बात है,
मड मोटार से काम करना ज्यादा अच्छा होता है ना, तो वर्केबिलिटी ज्यादा होती है तो काम ज्यादा हो जाएगा। अगर यदि एज कंपेयर टू लाइम या सीमेंट मोटार की वर्केबिलिटी आपकी एज कंपेयर टू मड मोटार आपकी कम रहती है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो सर ये वैल्यू कितनी आने वाली है, ये वैल्यू कम हो जाने वाली है। तो यहां पर फाउंडेशन का काम कहां पर पहुंच गया, 1.25 मीटर क्यूब पे पहुंच गया है ना, 1.25 मीटर क्यूब पे पहुंच गया। अगर सर यदि यहां पर मैं कह दूं ब्रिक वर्क विद लाइम या सीमेंट मोटार इन सुपर स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर में कितना हो जाएगा आपका, यहां पर देखो तो सर ये काम अब घटने वाला है तो 1 मीटर के ऊपर रहेगा, ठीक है। याद आ जाएगा, चारों में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक वर्क वाले चारों में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। अब सर देखो ये तो हो गया सर ब्रिक वर्क आप फुली कर रहे हैं तो, ठीक है, फुली कर रहे हैं तो अगर यदि यहां पर मैं आपसे बोल दूं कि सर हाफ ब्रिक वॉल बना रहे हैं, हाफ ब्रिक वॉल क्या काम आती है, पार्टीशन में काम आती है, ठीक है। तो यहां पर लिखो हाफ ब्रिक वॉल इन पार्टीशन, अगर सर पार्टीशन के लिए कोई वॉल बना रहे हो तो ऑब्वियस बात है पार्टीशन का काम जो है ना थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है ना, पार्टीशन का काम थोड़ा जल्दी से आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर मैं कह दूं इन सब कामों से, तो इन सबसे ज्यादा होने वाला है ये। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो आपका हाफ ब्रिक वॉल का रहता है वो किसका रहता है बताएंगे जरा। अच्छा पार्टीशन वॉल बना रहे हैं तो किसमें मेजरमेंट करते हैं इसको, मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं हाफ ब्रिक वॉल के बारे में बात करूं तो आपके पास काम रहने वाला है कितना, सिर्फ 5 मीटर स्क्वायर का काम हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 मीटर स्क्वायर का काम आपका जनरली हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 5 तो याद कर लिए है ना। अभी इससे देखो बहुत सारे देखो याद सारे करने पड़ेंगे, एक भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सकते हो कि सर नहीं इसको तो छोड़ देता है, ये छोड़ना है किसी को भी नहीं छोड़ना है ना, ठीक है। इनमें से किसी को नहीं छोड़ना, जो मैं बता रहा हूं वो वैसे के वैसे आप याद करते चले जाओ। फिर कहोगे मजा आ गया सर, मजा क्यों आ गया, क्योंकि सारे सवाल फिर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे है ना, फिर सवाल यहाँ देखने को मिलेंगे तो फिर आप कहोगे सर मजा आ गया है ना। बिल्कुल सर, एक एक सवाल सर पढ़ाया हुआ था है ना, सारे के सारे सवाल बिल्कुल पढ़ाए हुए थे, ठीक है। अब देखो यहां पर लिख देता हूं मैं सर लाइम कंक्रीट एंड फाउंडेशन, या लिख दूं तो प्लिंथ। सर अगर लाइम कंक्रीट करें फाउंडेशन के अंदर या प्लिंथ के अंदर तो क्या रहने वाला है मामला। अच्छा सर अगर लाइम कंक्रीटिंग कर रहे हैं फाउंडेशन के अंदर या प्लिंथ के अंदर तो आपका जो काम रहेगा वो काम किसमें होता है, सबसे पहले तो सर कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लाइम कंक्रीटिंग के लिए, तो कंक्रीट कोई सा भी हो 8.5 मीटर क्यूब का आपका मस्त मामला रहने वाला है। आप याद कर लेना वापस से 8.5 मीटर क्यूब का मामला रहने वाला है अगर लाइम कंक्रीटिंग कर रहे हो किसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर या प्लिंथ के अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग सर अगर मैं लाइम कंक्रीटिंग टेरेसिंग में करूं तो लाइम कंक्रीट इन टेरेसिंग, देखो बहुत सारे हैं, काफी सारे हैं, आप जाने कितने निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर उनको देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ना। इतने याद कर लिया ना तो बहुत सही मामला मान लो मैं आप लोगों को। तो सर टेरेसिंग में आपके पास 6 मीटर क्यूब का काम होता है आपका, कितना होता है 6 मीटर। लाइम कंक्रीट से अगर आप टेरेस वगैरह से काम करने वाले हो तो मीटर क्यूब में काम चलेगा आपका, टोटल कितना काम हो जाना चाहिए 6 मीटर क्यूब। यहां पर आपको याद नहीं रखना है, याद रखना है, भूल मत जाना है इसको, पर मेशन पर डे, यानी कि एक मेशन एक दिन में 6 मीटर क्यूब का काम आपको करके देगा। 8 घंटे काम करता है, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करता है। तो अच्छा यहां पर देखो आप सर पीसीसी वर्क कितना होता है, पीसीसी वर्क कितना होता है, देखो पीसीसी वर्क को आपसे डायरेक्टली यहां पर सीमेंट कंक्रीट भी बोल सकता है, वो आपसे यूं भी बोल सकता है सर सीमेंट कंक्रीट वर्क है ना, सीमेंट कंक्रीट वर्क, सीमेंट कंक्रीट वर्क। इसमें आपको याद रखना है कि सर यहां पर हम बात कर रहे हैं रेशियो 1:2:4 के बारे में। कितना काम होगा भाई, अच्छा एक बात बताओ, इससे ज्यादा होगा लाइम कंक्रीट से कि लाइम कंक्रीट से कम होगा काम, लाइम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उससे ज्यादा होगा उससे कम होगा। तो यहां पर आपको याद रखना सर कितना काम कर लेते हैं हम, यहां पर 5 मीटर क्यूब के आसपास का काम यहां पर आसानी से कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 5 मीटर क्यूब के आसपास का काम आसानी से कर लेंगे। अच्छा सर आरसीसी वर्क है तो, आरसीसी वर्क है तो सर आरसीसी वर्क के अंदर तो सर पीसीसी से कम ही काम होगा क्योंकि सरिये भी डालने पड़ेंगे, सरिये डालने पड़ेंगे तो सरिये डालने के लिए आपको टाइम भी वेस्टेज होगा, तो एक दिन में काम हो पाएगा कम। आरसीसी में काम हो पाएगा पीसीसी से कम, पीसीसी से कम काम हो पाएगा किसमें, आरसीसी के अंदर। अच्छा सर अगर सर आरसीसी है और आरबी कह दिया तो, आरबी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क। तो आरबी वर्क कितना हो पाएगा बताएं, आरबी वर्क के अंदर तो सर ब्रिक भी डालनी है, कंक्रीट भी डालना है, सरिये भी डालना है, 3 चीजें डालनी है। तो सर यहां काम हो पाएगा और भी कम,
ठीक है। तो आरबी, आरसीसी और पीसीसी याद रह जाएंगे। देखो तीनों पूछे हुए आपसे। पीसीसी 5 मीटर क्यूब, अगर यदि यहां पर मैं कह दूं आरसीसी 3 मीटर क्यूब, अगर मैं आप लोगों से कह दूं आरबी 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 5, 3, 1 तीनों याद रख लेना, तीनों आपसे पूछ सकता है। ये देखो ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो आप इन दोनों को, तो ये पूछता है कितना काम होगा, ये पूछता है आप लोगों से। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तीनों पे स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं आप लोगों से। ये पूछेगा, आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। याद करके चले जाना। आरबी वर्क हो गया। आरबी वर्क के बाद देखो, अगर सर आरबी वर्क के अलावा सर पॉइंटिंग का काम करें तो सर कैसा रहेगा। पॉइंटिंग का काम जानते हो ना, पॉइंटिंग कैसे करते हैं, पॉइंटिंग वर्क। हाँ, पॉइंटिंग भूल तो नहीं गए। तो पॉइंटिंग दो तरीके होते हैं, या तो सर मोटार को शेप देना होता है मेन काम, या फिर मोटार को आपको पुराना मोटार हटा के दोबारा दूसरा मोटार, नया मोटार लगाओ। दो काम होते हैं, या तो मोटार को शेप दे दो अगर आप अपीयरेंस वाइज चाहते हैं तो, और स्ट्रेंथ वाइज चाहते हैं तो मोटार के जॉइंट क्या होते हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं। मोटार के जॉइंट खराब हो जाते हैं तो मोटार का जॉइंट निकाल के नया जॉइंट, नया मसाला उसमें भरना पड़ता है। तो दैट वर्क इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग, ठीक है। तो पॉइंटिंग का काम में क्या है सर, सिर्फ मसाला रखना, दीवार ऑलरेडी बनी हुई है ना। तो पॉइंटिंग वर्क करेंगे अगर जितना भी पॉइंटिंग वर्क चलने वाला होगा। अब देखो पॉइंटिंग वर्क किससे कर सकते हैं, सीमेंट मोटार से भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। सीमेंट मोटार हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइम मोटार हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, तो लगभग 10 मीटर स्क्वायर का काम आपका हो जाना चाहिए। कितना, 10 मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वर्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगेन याद दिला रहा हूं, मीटर स्क्वायर है। पॉइंटिंग वर्क का मीटर स्क्वायर है, पार्टीशन वॉल का मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लाइम कंक्रीट से अगर छज्जा बनाएंगे तो उसका भी आपके पास मीटर स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। तीन चीजों का तो भूल मत जाना गलती से भी, नहीं दिक्कत आएगी, बहुत भयंकर वाली बड़ी वाली दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देखो सर प्लास्टरिंग की बात करूं तो प्लास्टरिंग में कितने mm के प्लास्टर की बात कर रहे हैं, तो सर देखो 12 mm प्लास्टर की बात कर रहा हूं, 12 mm प्लास्टर, ठीक है। 12 mm प्लास्टरिंग। अब प्लास्टरिंग आप किसी के भी साथ कर लो, विद या तो सीमेंट कर दो चाहे लाइम मोटार के साथ कर दो, है ना। अच्छा सर कितना प्लास्टर कर देंगे, लगभग बताओ सर, एक आदमी आएगा तो कितना प्लास्टर कर देगा, बताओ, कोई अंदाजा है किसी को, नहीं है। चलो मैं बताता हूं, 8 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर कर देगा एक दिन में। कितना का, 8 मीटर स्क्वायर का, 8 मीटर स्क्वायर का प्लास्टर आसानी से कर देता है एक आदमी, ठीक है। चलो देखो, एक मेसन आएगा 8 मीटर स्क्वायर का। पीसीसी कितना है, पीसीसी कितना है 5, आरसीसी कितना है 1, सॉरी आरसीसी कितना है 3, और अगर यदि मैं बात करूं तो आरबी कितना है 1। 531 नहीं भूलना है, 531 मीटर क्यूब मीटर क्यूब मीटर क्यूब। इसके अलावा आपको क्या नहीं भूलना है, देखो इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद करते चले जाते हैं साथ के साथ। ब्रिक वर्क अगर यदि मैं बात करूं, ब्रिक वर्क ये वाला याद करो, ब्रिक वर्क विद लाइम मोटार, फाउंडेशन का याद रह गया ना, इसका याद रह गया, तो ये मड मोटर का भी याद रह जाएगा, ये भी याद रह जाएगा और ये भी याद रह जाएगा। देखो कैसे याद करना है, इसको याद करने का तरीका बताता हूं। 1.25 याद कर लो कि सर अगर यदि आपको ब्रिक वर्क करना है लाइम सीमेंट मोटार से फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में कितना है 1.25 के आसपास, ठीक है। तो सर फाउंडेशन में करेंगे तो ज्यादा होता है काम, और अगर इसके साथ करेंगे तो कम होगा काम, 1 लगा दिया डायरेक्टली। अगर सर मड मोटार से करता तो मड मोटार में थोड़ा अच्छा रहता है मामला, है ना। तो मड मोटार में क्या है कि सर इसका सुपर स्ट्रक्चर और इसका फाउंडेशन वाला बराबर आट रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं 1.25 और यहां पर 1.5, ये सारी चीजें आपको इजीली याद रह जाएगी। मड मोटार लाइम सीमेंट 1.25 1.25 मिडिल में है, 1.5 और 1 मीटर क्यूब इधर है, ठीक है। अगर सर ब्रिक वॉल से पार्टीशन वॉल बना रहे तो कितना 5 मीटर स्क्वायर की पार्टीशन वॉल बनेगी, ठीक है। पीसीसी कितना है 5 मीटर क्यूब, आरसीसी कितना है 3 मीटर क्यूब, आरबी कितना है 1 मीटर क्यूब, भूलना नहीं है। पॉइंटिंग वर्क 10 मीटर स्क्वायर, और ये याद रखो प्लास्टर याद रखो, प्लास्टर कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर का, कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर का। पूरी टेबल काम की, लेकिन उस टेबल में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल में से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम यहां पर याद कर रहे हैं, ठीक है। 531 याद कर लिया और एक 8 मीटर स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, कर लिया। 531 8 मीटर स्क्वायर याद हो गए, ठीक है सर, अच्छे से कर लिया। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है सर 12 mm प्लास्टर की बात अगर यहां पर मैं बात करूं आपसे, तो अब आ जाओ व्हाइट वॉशिंग के ऊपर। व्हाइट वॉशिंग, अब व्हाइट वॉशिंग के साथ साथ यहां पर मैं लिख सकता हूं सर कलर वॉशिंग। सर व्हाइट वॉशिंग लिखा आ जाए, कलर वॉशिंग, देखो ये नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग देखने को मिल जाएगा या कलर वॉशिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर सर ये किसमें, देखो सिंगल कोट की वैल्यू याद रख लेना आप लोग, ठीक है। सिंगल कोट किसमें, सिंगल कोट, तो सिंगल कोट करने के लिए आपको कितना लग जाता है व्हाइट वॉशिंग के अंदर से। अच्छा देखो कितना काम हो जाएगा अगर सिर्फ व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ, या फिर आप कलर वॉशिंग करा रहे हो कोई भी और सिंगल कोट से करा रहे हो, तो सर सिंगल कोट के अंदर आपको वैल्यू याद रखनी है सर कितनी, सर 200 मीटर स्क्वायर का एरिया आप यहां पर इजिली आप यहां पर व्हाइट वॉश करा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। एक आदमी कितना करके जाएगा, परमिशन पर डे, ये भी नहीं भूलना है, परमिशन पर डे। एक मशीन का एक दिन का काम कितना 8 आवर। ये हो गई व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के बाद जाए
व्हाइट वॉशिंग के बाद जाए तो व्हाइट वॉशिंग के अलावा देखो पेंटिंग, पेंटिंग और डिस्टेम्परिंग। पेंटिंग या डिस्टेम्परिंग, ठीक है। या फिर मैं कह दूं तो देखो किसमें, सिंगल कोट में, किसमें, सिंगल कोट में। सिंगल कोट में अगर पेंटिंग या डिस्टेम्परिंग करनी है ना आपको, सिंगल कोटिंग, तो सर आपको लगता है कितना, 35 लगता है, कितना लगता है, 35 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है। अगर सर पेंटिंग की कहते हो, देखो कलर वॉशिंग का अलग, व्हाइट वॉशिंग का अलग, व्हाइट वॉशिंग अलग तरह से होती है, पेंटिंग डिस्टेम्परिंग अलग तरह से होती है। पेंटिंग का डिस्टेम्परिंग का 35 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं व्हाइट वॉशिंग की कह दूं तो व्हाइट वॉशिंग आपके पास 200 मीटर स्क्वायर है। अगर सर इसमें 3 कोट लगवाओगे ना आप, तो 3 कोट लगभग किसके आसपास बैठेंगे, तो उसके हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हो। 70 मीटर स्क्वायर के आसपास के 3 कोट बैठते हैं आपके, है ना। अगर सर आप 2 कोट लगवाते हो तो कितना करेगा, 2 कोट लगवाते हो तो इसका आधा कर देगा, 100 के आसपास कर देगा, है ना। ऐसे वैल्यू याद रख लेना सर। सिंगल कोट की वैल्यू 200 मीटर स्क्वायर है, तो डबल कोट करवाया तो कितने के आसपास वैल्यू आएगी, तो 100 मीटर स्क्वायर के आसपास की वैल्यू आएगी। सर 3 कोट करवाए तो किसके आसपास की वैल्यू आएगी, तो 70 मीटर स्क्वायर के आसपास की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप आंसर लगा देना, है ना। सिंगल कोट की वैल्यू याद रख लो, ठीक है। तो सिंगल कोट में सर पेंटिंग डिस्टेम्परिंग कर रहे हैं तो सर 35 मीटर स्क्वायर का आपका रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये याद रख लेना व्हाइट वॉशिंग का, व्हाइट वॉशिंग से पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर सर यहां पर मैं देखूं 200 मीटर स्क्वायर, व्हाइट वॉशिंग याद रह जाएगी, ठीक है। अगर सर आपसे डोर या विंडो पेंट करा रहे हैं, पेंटिंग करा रहे हैं या वार्निशिंग करा रहे हैं, वार्निश भी होता है पेंट भी होता है, किसको करा रहे हैं, वार्निशिंग ऑफ डोर एंड विंडोज। ये याद रखना, डोर एंड विंडोज, डोर एंड विंडोज याद क्या रखना है इसमें कि सर डोर एंड विंडोज भी साथ है ना। किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, सिंगल कोट के बारे में बात कर रहा हूं, सिंगल कोट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सर यहां पर आपके पास कितना हो पाएगा, इससे थोड़ा कम हो पाएगा, याद रखना है ना। कि सर देखो जनरल पेंटिंग के बारे में अलग बात है, डोर विंडो के ऊपर स्पेसिफिकली बोल दिया तो 25 है, अदरवाइज अगर आपसे पेंटिंग डिस्टेंस डायरेक्ट बोल दिया तो 35 मीटर स्क्वायर आप कर सकते हैं, ठीक है। इजीली याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि सर अगर सर आपको सीसी फ्लोर बनाना है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनाना है, सीसी फ्लोर बनाना है, सीसी फ्लोर बनाना है, ठीक है। सीसी फ्लोर आपके पास बनता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर का, कितना बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर। देखो इतनी ही थिकनेस का आपके पास बनता है जनरली, है ना। जनरली 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का हम यहाँ पर सीसी फ्लोर बनाते हैं। सीसी फ्लोर सर कितना बन जाएगा, देखो क्या क्या याद रखना है यहाँ पर, 200 मीटर स्क्वायर याद रख ली, बिल्कुल सर 200 मीटर स्क्वायर। इसमें तो देखो यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बाकी ये भी है पर ठीक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सीसी फ्लोर के बारे में याद रख लेना थोड़ा सा। सीसी फ्लोर के बारे में देखें तो सर कितना काम हो जाएगा, फ्लोर का मेजरमेंट किसमें करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपकी क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर रहेगी, क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर। किसके आसपास, 7.5 मीटर स्क्वायर के आसपास, 7.5 मीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है, 7.5 मीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब आया इंपॉर्टेंट, अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थवर्क वाला। यहां से सवाल पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो आगे भी पूछ ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकता है, उसकी इच्छा है ना, इच्छा है तो पूछ लेगा कि सर अगर यदि आप यहां पर ऑर्डिनरी सोइल के साथ अर्थवर्क करते हो, इन ऑर्डिनरी सोइल अगर यदि आप कोई अर्थवर्क करते हो, ठीक है, तो कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब का आपके पास काम आपको करना पड़ेगा ऑर्डिनरी सोइल के साथ। अगर मैं आपसे कह दूं हार्ड सोइल है, इन हार्ड सोइल के साथ, देखो नॉर्मली जो सोइल आती है ना, नॉर्मल सोइल के साथ 3 मीटर क्यूब काम हो जाता है। अगर सर हार्ड है तो हार्ड में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने वाले से वो इतना ही काम करके देगा, है ना, थोड़ा कम करके देगा। और अगर सर वो हार्ड से भी बहुत ज्यादा खतरनाक सोइल आ गई, खतरनाक कौन सी हो गई आपकी, रॉक सोइल आ गई, मान लिया ना, रॉक सोइल आ गई, तो रॉक सोइल में उतना कर पाएगा क्या, कभी नहीं कर पाएगा, उतना करने की उसकी कैपेसिटी नहीं होगी। फिर वो कितना करेगा, 1 मीटर क्यूब करेगा, कितना करेगा, 1 मीटर क्यूब करेगा। अच्छा, इसी में यहां पर मैं नेक्स्ट एक और पेज ऐड कर लेता हूं। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपका सैंड फिलिंग का काम, सैंड फिलिंग एंड प्लिंथ। सर अगर प्लिंथ में हमें सैंड फिलिंग करना है तो सर कितना काम होगा, सर सैंड भरने का काम तो इजी है ना, सबसे इजी काम है, तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखो इधर तो 3:1 चल रहा है, 3:1 क्या चल रहा है, ऑर्डिनरी सोइल के साथ 3 मीटर क्यूब, याद रखना, हार्ड सोइल के साथ 2 मीटर क्यूब, रॉक सोइल के साथ 1 मीटर क्यूब, 3:1। सैंड फिल करने का काम तो इजी है, मिट्टी भरने का काम तो इजी है, मिट्टी भरने का काम आपका ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखने का काम है, सैंड फिलिंग करनी है अगर प्लिंथ में तो बहुत ईजी मामला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप सोइंग वुड में, देखो आप सोइंग वुड,
कि सर लकड़ी के बार जहां पर लकड़ी को सो कर रहे होंगे, टिम्बर के अंदर देखा बहुत अच्छे तरीके से, तो सर उसके अंदर हम यहां पर जनरली क्या देखते हैं कि सर अगर यदि आप यहां पर सॉफ्टवुड को सो कर रहे हैं, फॉर सॉफ्टवुड, है ना, यानी कि सॉफ्टवुड को काट रहे हैं, तो सॉफ्टवुड का काम कितना हो जाएगा जनरली देखो, तो सर 6 मीटर स्क्वायर का। देखो इसके अंदर यहां पर एक तो सबसे पहले तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट याद रखनी है, सोइंग ऑफ द वुड मीटर स्क्वायर में चलेगा पूरा मामला, है ना। सॉफ्टवुड के लिए 6 मीटर स्क्वायर, और अगर यदि हार्ड वुड के लिए पूछूं मैं आपसे, फॉर हार्ड वुड, देखो सॉफ्टवुड के लिए पूछा हुआ है एक बार सवाल, एसएससी ने पूछा है ना, तो हार्ड वुड के अंदर कम काम होगा, बिल्कुल सर, हार्ड वुड को सो होगा तो 4 मीटर स्क्वायर के आसपास होगा, ठीक है। अब देखो इसके अलावा देखो रैंडम, अब देखो ये 2-3 चीजें मैं याद कराता हूं आप लोगों से। रैंडम रबल स्टोन मैशनरी इन लाइम या सीमेंट मोर्टार, लाइम सीमेंट लिखा है मैंने ना, ठीक है। तो सर देखो 2-3 तरह की मैशनरी हम यहां पर देखते हैं, रैंडम रूबल मैशनरी, फिर देखेंगे हम यहां पर कोर्स रूबल मैशनरी, कोर्स रूबल स्टोन मैशनरी इन एलसी मोर्टार, ठीक है। अब देखो दोनों देखो, जो रैंडम रबल मैशनरी है, रैंडम रबल मैशनरी है, इसमें आपका काम होगा कितना, 1 मीटर क्यूब का काम होगा, कितना होगा भाई, 1 मीटर क्यूब का काम होगा। कोर्स, अगर देखो कोर्स रबल मैशनरी बोल दिया तो सर कोर्स रबल मैशनरी के अंदर जो आपका काम होने वाला है, ये काम आपका होने वाला है 0.8 मीटर क्यूब के आसपास, देखो घटता चला जाएगा, देखना अभी आपको। अभी तीसरी एक और आती है एशलर मैशनरी, एशलर मैशनरी है ना, तो यहां पर लिख देता हूं एशलर मैशनरी, किसके साथ, वही सेम है आपके पास, इन लाइम सीमेंट मोर्टार, तो सर इसके अंदर लिख देता हूं इन लाइम या सीमेंट मोर्टार, तो इसमें आपका काम कितना हो जाएगा और घट जाएगा, कितना, 0.4 मीटर क्यूब, ठीक है, कम होता चला गया, बिल्कुल सर। इसके अलावा देखो आप, अगर यदि आप यहां पर स्टोन आर्क वर्क कर रहे हो, स्टोन आर्क वर्क कर रहे हो, तो स्टोन आर्क वर्क में कितना हो जाएगा काम, तो स्टोन आर्क वर्क में आपको याद रखना है 0.4 मीटर क्यूब। अगर यदि यहां पर मैं आपसे पूछ लेता हूं ब्रिक आर्क वर्क, अगर ब्रिक आर्क वर्क कर रहे हो, ब्रिक आर्क वर्क कर रहे हो, तो यहां पर आपके पास रह जाएगा 0.55 मीटर क्यूब, ठीक है, कंप्लीट है ये टास्क वर्क वैली, ये याद रखनी है। इंपॉर्टेंट चीजें वापस अगेन यहां पर याद दिला देता हूं आप लोगों को। यहां से सवाल पूछा है, हार्डवुड सॉफ्टवुड से सवाल पूछा है, सॉफ्टवुड से सवाल पूछा तो शायद मे बी, है ना, इन दोनों में से किसी पूछा, सॉफ्टवुड 6 मीटर स्क्वायर, हार्डवुड 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैशनरी याद रह जाएगी, मैशनरी में क्या है सर 1.8, 0.4, देखो 3 याद रखना, रैंडम कोर्स एशलर, अगर यदि ये याद रख लिया ना आपने, ठीक है, ये याद रखना ना, रैंडम कोर्स एशलर, रैंडम कोर्स एशलर, रैंडम कोर्स एशलर, रैंडम कोर्स एशलर, ठीक है, यहां याद रह जाएगा 1 0.8 0.4, 1 0.8 0.4, ठीक है। स्टोन आर्क वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये याद रखना सैंड फिलिंग इन प्लिंथ 4 मीटर क्यूब हो जाता है, इधर कितना हो जाता है आपके पास, इधर कितना होता है 3 to 1 याद रख लेना, ऑर्डिनरी ये 3, हार्ड 2, रोक 1, ठीक है। इसके अलावा व्हाइट वॉशिंग में 200 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। अगर यदि इसके अलावा देखो तो पीसीसी, आरसीसी और आरबी 5 3 1, और यहां पर आपको क्या आता है 12 mm प्लास्टर 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 12 mm प्लास्टर 8 मीटर स्क्वायर। ब्रिक वर्क के अंदर 1.25 याद करना है, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर मैं पूछूं तो हाफ ब्रिक वॉल में आपको 5 मीटर स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज है सारी की सारी, करते हुए जा रहे हैं, साथ के साथ ही सीखते चले जा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, है ना, आप एक इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, प्रीवियस वाली क्लास में मैं एक छोटा सा वर्ड लिखना भूल गया, इंपॉर्टेंट नोट है ना, प्रीवियस क्लास है कि सर यहां पर जब हमने कहा था कि सर हम यहां पर हिली एरिया के अंदर, हमने यहां पर देखो पूरे फॉर्मूले देखे थे ना हमने, हिली एरिया के अंदर मैंने यहां पर आपको क्या बताया था कि सर जो आप हिली एरिया के अंदर अगर यदि हम यहां पर कटिंग फिलिंग दोनों कर रहे होते हैं, है ना, ठीक है, हिली एरिया में मैं कोई रोड बना रहा हूं तो रोड कुछ ऐसा बनाऊंगा, रोड तो सीधा बनेगा ना, ऐसा टेढ़ा थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा बिल्कुल। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, कुछ पार्ट यहां का कटिंग करेंगे, कुछ पार्ट यहां का कट करेंगे, तो कटिंग यहां से कर देते थे और इस साइड में आपको फिल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, फिल करना पड़ेगा, है ना भाई। ये तो व्हाइट वाला तो क्या है, या ओरिजिनल है आपके पास स्लोप, इस तरह से आपके पास ग्राउंड है, अब रोड तो बिल्कुल ऐसा बनाओगे ना सीधा, तो सर इस केस के अंदर क्या करोगे आप, यहां पर कुछ अमाउंट में यहां पे कट करोगे, कट करके मिट्टी को यहां लगाओगे, ठीक है। तो हमने तीनों केस देखे थे, अगर कटिंग ज्यादा हो फिलिंग कम हो, कटिंग कम है फिलिंग ज्यादा हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमने देखी थी कि सर अगर यदि इस पर्टिकुलर केस में अगर आपका एरिया ऑफ कटिंग एरिया ऑफ फिलिंग के बराबर हो, है ना, ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखो, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप यहां पर बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। बस इतनी सी चीज थी जो मैं नहीं लिखी थी, एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया है, वहां पर बैलेंस्ड कंडीशन लिखा था। तो बैलेंस कंडीशन आपको याद रहे इसीलिए मैं आप लोगों को अगेन यहां पर लिखा दिया है, अदरवाइज वहां जरूरी नहीं थी। यहां पर हमने तीनों केसेस देख लिए थे, इस पर्टिकुलर केस को हम यहां पर बैलेंस्ड कंडीशन का केस हम यहां पर जनरली बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर कितना एरिया ऑफ कटिंग आएगा, कितना एरिया ऑफ फिलिंग आएगा, ये चीज हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं कि सर कितना एरिया ऑफ कटिंग आता है, कितना एरिया ऑफ फिलिंग आता है आपके पास, है ना। और इसके अलावा देखो आपसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है वो, कभी कभी क्या करता है, देखो मैं बताऊं क्वेश्चन घुमाने का तरीका। वो क्या करता है कि आपको दे देगा कि चलो ठीक है कि सर आपने मान लो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला लगाया, मान लो आपने प्रिज्मोइडल फॉर्मूला लगाया, है ना। ये कैसे निकालते हैं ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला के थ्रू आपने अर्थवर्क निकाला कि सर 90 मीटर क्यूब का आपका टोटल अर्थवर्क हुआ है। कितना हुआ? 90 मीटर क्यूब का अर्थवर्क हुआ है। ठीक है, लेकिन सर अब जब एक्चुअल में हमने देखा ना, तो एक्चुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। तो एक्चुअल में अर्थवर्क आपका हुआ था, लेट मी सपोज कि सर मान लो 100 मीटर क्यूब का हुआ था। ठीक है, तो सर आपसे पूछ ले सर करेक्शन कितना अपलोड होगा, तो प्रिज्मोइडल करेक्शन कितना हो गया भाई, प्रिज्मोइडल करेक्शन कितना हो गया, कितनी वैल्यू गलत बता दी इसने, बताओ जरा। तो ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये कितना हो जाएगा आपका प्रिज्मोइडल करेक्शन कैसे लगाया आपने, तो सर एक्चुअल अर्थवर्क वॉल्यूम में से आप प्रिज्मोइडल अर्थवर्क वॉल्यूम आप यहां पर घटा दें, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कैसे कि सर देखो 100 मीटर क्यूब आना चाहिए था लेकिन 90 लेके आया, यानी कितना कम बताया, तो 10 मीटर क्यूब का काम कम बताया। कितना का काम बताया? 10 मीटर क्यूब का काम कम बताया। ये कितना हो गया आपका, क्या हो गया, ये प्रिज्मोइडल करेक्शन हो गया। ये लो साहब, हो गया काम, निपट गई फाइल आपकी पूरी। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका, है ना। ये अच्छे से देख लिया था, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर जाना, है ना। सारी चीजें देख चुके हैं, बता चुका हूं ऑलरेडी। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।